अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर मलिक असद शहजाद और आज के हमारे इस सेशन का टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन होता है कि इससे पहले हमने होम्योस्टेसिस के अंदर पढ़ा था कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है सॉल्ट एंड वाटर को मेंटेन करना विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनकी बॉडी के अंदर हम किसको मेंटेन करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर को मेंटेन कर होते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन का। और जिस तरह से एनिमल्स की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे प्लांट में तो सिंपल एक ही तरह के प्लांट पाए जाते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस सब में सेम होता है। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में थोड़ा डिफरेंट होता है। जिस तरह हम जानते हैं कि एनिमल्स बेसिकली दो तरह के हैबिटेट में रह रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं और दूसरे कहाँ पर रहते हैं? एक्वेटिक में रह रहे होते हैं। अच्छा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किसे कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो होता है जिसे लैंड है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, रेप्टाइल्स हैं और बाकी तमाम वर्टिब्रेट्स हैं अक्सर, तो ये कहाँ पर रहते हैं? ये लैंड में रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। वी नो डैट के ऑर्गेनिजम्स जो इवॉल्व हुए हैं तो वाटर से हुए और वाटर से जो दो स्पीशीज़ या दो फाइला बाहर आई वाटर में, सबसे पहले लैंड में, तो उनमें से एक क्लास एम्फीबिया और दूसरी क्लास कौन सी है? रेप्टाइल्स हैं। तो अब ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग अदर एनिमल्स, इनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था वाटर और सॉल्ट ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए। और जिस तरह अगर बात करें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की, तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट में कौन कहलाते हैं? रेप्टाइल्स कहलाते हैं और आर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं। और ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी बिना पर वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लैंड डिवेलपर्स हैं और बाकी अदर जो यहाँ पर स्पीशीज़ पाए जाते हैं इंक्लूडिंग मैन, उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो कुछ इनके अंदर मॉडिफिकेशन अडॉप्शंस पाई जाती हैं जिन्होंने जो रेप्टाइल्स और आर्थ्रोपोड्स अपने अंदर डेवलप किया था, अडॉप्ट किया था और दैन इस इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने में कामयाब रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमें नजर आता है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, जिसमें क्रोकोडाइल आता है, तो उसके स्किन काफ़ी थिक होती है और उस थिक स्किन के थ्रू वाटर का ट्रांसपायर होना काफ़ी मुश्किल होता है। और ऑन द अदर हैंड आर्थ्रोपोड्स की बात कीजिए तो आर्थ्रोपोड्स के जिस तरह से देखा, उनके क्यूटिकल्स पाए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंस जो उनके स्किन के ऊपर फैला हुआ होता है, वाटर को बॉडी से एवोपरेट या ट्रांसपायर करवाने से प्रिवेंट कर रहा होता है, रोक रहा होता है। दूसरी इसके अंदर मॉडिफिकेशन आती है सॉलिड एंड एक्सक्रिएशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब इनमें ऐसा होता है कि बहुत सी इनमें क्लास ऐसी हैं जो नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिक एसिड को सिक्रेट तो करती हैं लेकिन उनको पहले कंजर्व कर लेती हैं। उनको कंजर्व करने से ये फ़ायदा होता है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में इनको काफ़ी मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर यूरिक एसिड एक आर्थ्रोपोड सिक्रेट करता है तो वो उसको अपने कोलेका में स्टोर कर लेगा और यूरिक एसिड अब वहाँ पर फिर ऑस्मो रेगुलेशन के डिफरेंस की वजह से क्या होगा? वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा। तीसरी एडॉप्शन जो हमें नज़र आती है यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। वी नो डैट कि जिस तरह से कैमल, रैट और कैंगरो, ये तीन जो क्लास आती हैं, इनमें आपने सुना होगा ये वाटर निहायत कम इस्तेमाल करते हैं, कंजर्व करते हैं, तो करते ही नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर वाटर तो बन रहा है। देखिए, आपको ये जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म में जो बाय प्रोडक्ट से एक वाटर का मॉलिक्यूल भी बन रहा होता है। अब हमारी बॉडी उस मेटाबॉलिक वाटर को तो बहुत कम यूज़ करती है, लेकिन जो कैंगरो, कैमल एंड रैट हैं, इसी मेटाबॉलिक वाटर को क्या करते हैं? कंजर्व करके इस्तेमाल में ला रहे होते हैं। और दैट्स वाई जो केमिस्ट और डिज़र्ट में जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो डिज़र्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो उसी मेटाबॉलिक वाटर को स्टोर करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। दैन फोर्थ एंड लास्ट यहाँ पर आते हैं स्टोरिंग द वेस्ट। वहीं एग्जाम्पल इसके अंदर आएगी कि बहुत से रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजिनस वेस्ट वगैरह को कोलेका के अंदर या रेक्टम के अंदर स्टोर कर लेते हैं और जिनकी कंसनट्रेशन हाई होने की वजह से वाटर दोबारा से बॉडी में रीअब्सॉर्ब किया जाता है। ये तो हो गया टेरेस्ट्रियल वाला पार्ट। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद का टॉपिक एनिमल जो कि एक्वेटिक वाटर में पाए जाते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैबिटाट से पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। अब एक्वेटिक के अंदर दो तरह के वाटर हमें नज़र आते हैं, या तो फ्रेश वाटर होगा या तो मरीन वाटर, सॉल्टी वाटर कहते हैं जिसे। अब फ्रेश, सबसे पहले फ्रेश वाटर, लेकिन इसमें भी कैटेगराइज हम कर देते हैं कि फ्रेश वाटर के अंदर आते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो मोस्टली यूनिसेलुलर है और क्लास प्रोटोक्टिस्टा से बिलोंग कर रहे होते हैं। इनमें होता क्या है? देखिए, वो कहाँ पर मौजूद है? वाटर के अंदर मौजूद है। एंड वी नो डैट जब हम फेनोमेना पढ़ रहे थे आइसोटोनिक और इसके अलावा इससे रिलेटेड फेनोमेना जो हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी सेल को वाटर में प्लेस किया जाएगा तो वाटर सेल के अंदर अगर कम हुआ, सेल का अंदर का इन्वायरमेंट अगर हाइपरटोनिक हुआ तो वाटर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा।
तो वी नो डैट ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये वाटर के अंदर भी मौजूद होते हैं और जिसकी बिना पर ये कंटिन्यूस वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं बॉडी में, अदरवाइज़ इनकी बॉडी बस्ट हो जाएगी। अब वाटर तो बॉडी में आ रहा है, अब इसका हल क्या है? इसके लिए मौजूद है इनकी बॉडी में क्या? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। वी नो डैट कि वैक्यूल वो पार्ट होता है सेल का जो कि वेस्ट को, एक्स्ट्रा वाटर को, और ये अगर फूड वैक्यूल है तो फूड को स्टोर कर रहा होता है। इन यूनिसेलुलर प्रोटोक्टिस्ट में अंदर होता ये है कि वो जब वाटर में, फ्रेश वाटर में मौजूद होते हैं, वाटर कंटिन्यूसली उनकी बॉडी में इंटर हो रहा होता है और फिर वो वाटर कहाँ पर स्टोर होता है? एक्स्ट्रा वाटर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में स्टोर होता है और देन अब वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से उनकी बॉडी से बाहर एक्सपेलेट आउट कर दिया जाता है। इसके बाद है जिस एग्जाम्पल में अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आते हैं। और फिर अगर बात की जाए फ्रेश वाटर में अदर ऑर्गेनिज्म की, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आती है एग्जाम्पल फ़िश की। वी नो डैट अगर फ़िश मौजूद है फ्रेश वाटर वाले इन्वायरमेंट के अंदर, तो फ़िश के बॉडी का जो जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी? वो बनेगी हाइपरटोनिक, क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर तो सॉल्ट कम होता है। फ्रेश वाटर है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन निहायत कम और फिश को सॉल्ट की नीड है तो उसकी बॉडी में सॉल्ट होगा। तो सॉल्ट किसकी बॉडी में ज़्यादा हुआ? फ़िश की बॉडी में एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग के। तो इसी तरह फ़िश की बॉडी हाइपरटोनिक होगी और बाहर इनकी जो सराउंडिंग है वो किस तरह से हो जाते हैं? इनमें हाइपोटोनिक हो जाते हैं। अब देखें से फेनोमेना हो गया कि इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि ये एक डायग्राम मौजूद है फ्रेश वाटर फ़िश की। इसमें देखिए नज़र ये आ रहा है कि सॉल्ट बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है और वाटर बॉडी से बाहर निकल रहा है। देखिए वही फेनोमेना, बॉडी में वाटर तो कंटिन्यूस आना ही है। अब वाटर जब आएगा इनकी बॉडी के अंदर, देखिए सराउंडिंग में सॉल्ट वैसे ही कम है तो इनको सॉल्ट को कंजर्व या स्टोर करना पड़ेगा। तो सॉल्ट यहाँ से आगे सॉल्ट के ग्लैंड्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाटर यहाँ पे किडनी के ग्लोमेरुलाई हैं। ये किडनी का फंक्शन क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर को सेपरेट करना। तो यहाँ से फिर क्या होता है कि एक्सेस वाटर जो अमोनिया है बेसिकली, अच्छा जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रिएट करते हैं। व्हाट इज़ डाइल्यूट? आपने सुना होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड होता है केमिकल में और दूसरा डाइल्यूट होता है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब 100% प्योर और जो डाइल्यूट उसमें वाटर को हमने शामिल किया परसेंटेज के अंदर। अब यहाँ पर जो यूरिन की एक्सक्रीशन नज़र आ रही है आपको, एक्सेस वाटर नाइट्रोजिनस वेस्ट में शामिल है और फिश जो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजिनस सब्सटेंस वो उनके अंदर अमोनिया होता है। अमोनिया इज़ अ टॉक्सिक गैस और जिसको लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए होता है बॉडी से एक्सक्रीट कराने के लिए। ठीक, इसके बाद हमारे पास मौजूद है ऑस्मो रेगुलेशन मरीन वाटर। बिल्कुल इसका अपोजिट कर लें अब आप। पहले हमने क्या पढ़ा कि फ़िश के बॉडी का इनर सराउंडिंग का एरिया कैसा है? सराउंडिंग के वो हाइपरटोनिक है और बाहर की सराउंडिंग कैसी है? वो हाइपोटोनिक है। यहाँ पर मरीन वाले में क्या होता है कि फ़िश के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन होती है और फिश के बाहर कंडीशन कैसे होती है? हाइपोटोनिक। वी नो डेट सी में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। दोबारा इस डायग्राम पे आते हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि सॉल्ट अब बॉडी से निकाला जा रहा है एरो हेड के थ्रू और यहाँ पर सॉल्ट बॉडी में कंजर्व हो रहा है क्योंकि उस वाली कंडीशन में पहले से बाहर सॉल्ट कम है और वाटर ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर कम हो गया, तो वाटर को स्टोर करना पड़ता है। इसका हल क्या है? क्योंकि सी में जब फ़िश मौजूद होंगी तो जाहिर सी बात है वाटर की नीड है, वाटर को इंटेक करेंगी। एक्सेस अमाउंट में वाटर को क्या कर रही है? वो इंटेक करेंगे। वाटर को एक्सेस में इंटेक किया और फिर वहीं किडनी के ग्लोमेरुलाई वाटर को सेपरेट कर देंगे, सॉल्ट को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब वाटर एक्सेस में बहुत ज़्यादा इंटेक करना इसलिए पड़ता है कि ताकि ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहे। सॉल्ट को क्या किया जाएगा? बॉडी से एक्सपेलेट आउट, निकाल दिया जाएगा। इसी तरह एक्सेस वाटर को क्या किया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। इनके अंदर किडनी जो होती है, किडनी ग्लोमेरुलाई जो होते हैं वो निहायत कम होते हैं। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट ना करना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट इसलिए ना करना पड़े क्योंकि इनके बॉडी के अंदर जो है अब हाइपोटोनिक कंडीशन है और बाहर हाइपरटोनिक है और बहुत ज़्यादा। अब इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करो, दोबारा से फ़िल्टर करो और फिर दोबारा से उसको बॉडी से एक्सक्रीट करो। तो फ़िश क्या करती हैं? वाटर तो कंटिन्यूसली इंटेक करती हैं लेकिन एक्सक्रीट बहुत कम करती हैं क्योंकि बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर का बड़ा रोल है और वाटर को यहाँ पर स्टोर करने की ज़रूरत पेश आ रही होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, जिसके अंदर हमने टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों को कवर किया। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।